पूर्व में मैंने जिक्र किया नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार, और आपको बताने की कोशिश की कि नैतिक अधिकार जो है वो समाज देता है और कानूनी अधिकार जो है वो राज्य देता है। हम थोड़ा इसको और बारीकी से समझने की कोशिश करें, इसके वर्गीकरण में और थोड़ा जाएं। तो अधिकारों के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स की यदि बात करते हैं तो 3 तरह के वर्ग हैं, 3 तरह से बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 तरह से नहीं, 3 भागों में हम अधिकारों को बांट सकते हैं। पहला, प्राकृतिक अधिकार, प्रकृति प्रदत्त अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। दूसरा, नैतिक अधिकार, और तीसरा है कानूनी अधिकार। तीसरा है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार के तहत वे हमारे अधिकार आते हैं जो हमारे संविधान में प्रदत्त हैं। क्योंकि वो कानूनी अधिकार हैं इसीलिए वे संवैधानिक अधिकार हैं। हम यहाँ नैतिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकारों का भी जिक्र नहीं कर रहे हैं। हमारे जो अध्ययन का क्षेत्र है वह है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकारों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो राजनीतिक अधिकार और दूसरा सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार को नागरिक अधिकार भी कहा जा सकता है, लेकिन पहला अधिकार है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत वोट देने का अधिकार आता है, निर्वाचित होने का अधिकार आता है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार आता है, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार आता है, आदि आदि आदि। अब नागरिक अधिकार क्या है, और ये नागरिक अधिकार या सामाजिक अधिकार हमारे इस अध्ययन का मूल बिंदु है, मूल विषय है। नागरिक अधिकारों की श्रेणी में जीवन का अधिकार, राइट टू लिव, राइट टू लिव, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, रोजगार का अधिकार, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, परिवार का अधिकार, राइट टू फैमिली, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, आदि आदि। जिस देश में जितने ज़्यादा सामाजिक या नागरिक अधिकार दिए गए हैं वह देश, उस देश की व्यवस्था उतनी ही अच्छी मानी जाती है। मैंने आपको पूर्व में कहा था ना कि अधिकारों के अध्ययन से अधिकारों के नामों को देखकर हम समझ सकते हैं कि वहाँ की राज्य व्यवस्था कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। ये जो मैंने नाम लिए, जरूरी नहीं है कि सभी देशों में ये सभी अधिकार दिए गए हों। इसके बारे में हम और विस्तार से पढ़ेंगे, पर पहले अब हम थोड़ा सा इस वर्गीकरण में जो पहली श्रृंखला है प्राकृतिक अधिकार, उसके बारे में समझ लें। यद्यपि वो हमारे इस अध्ययन का मूल विषय नहीं है, लेकिन अधिकारों के वर्गीकरण को समझने के लिए आवश्यक है कि प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य को प्रकृति से मिले हैं, अर्थात जन्म लेने के साथ से मिल जाते हैं। हॉब्स, लोक और रूसो ये बहुत प्रसिद्ध विचारक रहे हैं फ्रांस के, जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में अपने विचारों के माध्यम से बहुत बड़ा योगदान दिया विश्व के आधुनिकीकरण में।
हॉब्स, लोक और रूसो, इनके अनुसार प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य को समाज बनाने से पूर्व प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जन्म में प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ये विचार भ्रमपूर्ण है, क्योंकि बिना समाज के अधिकारों का होना संभव नहीं। तो इसलिए जो कहा गया है कि मनुष्यों को समाज बनाने से पूर्व मिल जाते हैं, थोड़ा सा इस परिभाषा में सुधार की जरूरत है। कुछ विद्वानों के अनुसार प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बस इतनी संक्षिप्त परिभाषा। सांस लेने का अधिकार, प्रकाश का अधिकार, सूरज की धूप की रोशनी का अधिकार, हवा का अधिकार, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक अधिकार हैं, जन्म से मिल जाते हैं और प्रकृति द्वारा दिए गए अधिकार हैं। और यदि ये प्रकृति द्वारा दिए गए हैं तो बहुत से विचारकों का कहना है ये वे अधिकार हैं जो चूंकि प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, इसलिए केवल प्रकृति ही इन्हें वापस ले सकती है और कोई नहीं। अर्थात कोई राज्य, कोई सत्ता, कोई शासन प्रणाली, को समाज का कोई वर्ग किसी भी व्यक्ति को इन प्राकृतिक अधिकारों से किसी भी स्थिति में वंचित नहीं कर सकता। बात स्पष्ट हो गई प्राकृतिक अधिकारों की। अब हम नैतिक अधिकारों पर आए। नैतिक अधिकार क्या है? नैतिक आचरण से संबंध है इसका। इसके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं रहती। जैसे प्राकृतिक अधिकारों के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, प्राकृतिक अधिकारों के पीछे केवल प्रकृति निहित है, ऐसे ही नैतिक अधिकारों के पीछे समाज, इसका संबंध समाज से है। कानूनी शक्ति का इसमें कोई रोल नहीं होता। समाज की नैतिक शक्ति इस श्रृंखला की, इस वर्ग के अधिकारों को परिभाषित करती है और इसमें धर्मशास्त्र, जनमत, नैतिक धारणा, आत्मिक चेतना आदि आदि बिंदु रहते हैं और इन पर समाज में विचार मंथन के बाद निष्कर्षों को समाज में स्वीकार कराया जाता है। किनमें? धर्मशास्त्र में जो बातें निहित हैं उसे समाज में स्वीकार कराया जाता है नैतिकता के आधार पे। नैतिक धारणाएं, नैतिक विचार, आत्मिक चिंतन, ये सब समाज प्रदत्त हैं, प्रकृति प्रदत्त नहीं और न ही राज्य प्रदत्त, ये समाज प्रदत्त हैं। तो नैतिक अधिकार समाज से संबंध है, आचरण से संबंध है, इसमें नैतिक शक्ति निहित होती है। तीसरा वे कानूनी अधिकार, जिसकी श्रृंखला में मैंने बहुत सारे अधिकारों का जिक्र किया आपके सामने। तो आखिर कानूनी अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार कौन देता है? राज्य देता है, वह संविधान में रहता है। कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें राज्य के कानूनों के द्वारा दिया जाता है और कानूनों के द्वारा ही वे सुरक्षित रहते हैं। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसका दंड भी राज्य ही देता है। तो प्राकृतिक अधिकार प्रकृति दत्त, उसे कभी लिया नहीं जा सकता, उससे किसी को कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता। नैतिक अधिकार समाज प्रदत्त, जो समाज द्वारा स्वीकार कराया जाता है
और समाज बदलते परिप्रेक्ष्य में, बदलते काल में इन नैतिक अधिकारों को पुनः परिभाषित कर सकता है, नैतिक अधिकारों को बदल सकता है, लेकिन पूरे समाज का इसमें जनमत होना आवश्यक है। कानूनी अधिकार कानून प्रदत्त, राज्य के कानूनों के द्वारा दिया जाता है। राज्य के कानूनों के माध्यम से इन अधिकारों को सुरक्षित रखा जाता है और राज्य के कानूनों के माध्यम से इसका उल्लंघन करने वालों को दंडित भी किया जा सकता। जब मैंने कानूनी अधिकारों की बात की थी तो उसके दो वर्ग बताए थे। एक राजनैतिक अधिकार और दूसरे सामाजिक अधिकार। राजनीतिक अधिकारों की श्रृंखला की यदि बात करें तो कानूनी अधिकारों की श्रेणी में ये पहला भेद है, और ये राजनीतिक अधिकार से व्यक्ति को कब मिलता है? जब वह किसी राज्य का सदस्य हो, किसी राज्य का सदस्य या नागरिक होने के नाते, सदस्य होने के नाते उसके मिल जाता है, जिनके माध्यम से वो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से शासन की गतिविधियों में भाग ले सकता है। राज्य प्रदत्त, चूंकि कानूनी अधिकार राज्य प्रदत्त हैं, चूंकि कानूनी अधिकार राज्य में रहने वालों को से संबंधित हैं, इसलिए स्पष्ट है कि ये जो राजनीतिक अधिकार हैं, जो कानूनी अधिकार के तहत पहला वर्ग है, वे राजनीतिक अधिकार केवल नागरिकों को ही मिलते हैं, किसी विदेशी को नहीं। राजनीतिक अधिकार में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, और अन्य जो कुछ अधिकार मैंने जिक्र किए, ये अधिकार उन्हीं को मिलते हैं जो उस राज्य के नागरिक हों। जो लोग राज्य के नागरिक नहीं हैं और विदेशी की श्रेणी में आते हैं, उन्हें यह अधिकार नहीं दिए जाते। आखिर एक विदेशी कैसे मतदान करेगा भारत में? क्या ये उचित है? विदेशी व्यक्ति का भारत की राजनीतिक व्यवस्था से कोई निष्ठा नहीं है, उसका कोई सरोकार नहीं है, तो इसलिए उसका ये अधिकार भी नहीं है। ऐसे ही चुनाव में खड़े होकर कोई विदेशी व्यक्ति किस तरीके से देश के विकास में योगदान दे सकता है? संभव नहीं। सार्वजनिक पद, चाहे वो मंत्री पद हो या कोई और ऐसा पद हो, उसे नहीं दिया जा सकता, उसे लेने का वह अधिकार नहीं रख सकता। किनके पास ये अधिकार है? केवल देश के नागरिकों का। तो ये तो हो गया कानूनी अधिकारों की पहली श्रेणी, जिसमें राजनीतिक अधिकारों की बात की, और दूसरी श्रेणी थी सामाजिक अधिकारों की, जो आप याद रखे होंगे, जिसके तहत मैंने बहुत सारे अधिकारों का जिक्र किया। तो सामाजिक अधिकार क्या है? वे अधिकार जो उस राज्य के भीतर रहने वाले विदेशी और देशी दोनों को दिए जा सकते हैं, दोनों को दिए जा सकते हैं, तथा सभी को समान रूप से, किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं, किसी प्रकार के कोई नियमों को पूरा करना जरूरी नहीं। ये है सामाजिक अधिकार। मैं फिर से दोहरा दूं, राजनीतिक अधिकारों के ठीक उल्टा सामाजिक अधिकार विदेशियों को भी दिया जा सकता है जो उस राज्य में रह रहे हैं। यानी कोई विदेशी जैसे ही किसी एक राज्य में आता है, तो जैसे ही वहाँ रहना शुरू करता है, वह उस क्षेत्र के नागरिक अधिकारों से की पात्रता रखता है, राजनीतिक अधिकारों की नहीं। और ये पात्रता क्यों रखता है? ताकि वह भी श्रेष्ठ जीवन
व्यतीत कर सके जो उस राज्य के अंदर रहने वाले अन्य नागरिकों को मुहैया है, ताकि वह भी समान रूप से उन सब सुख सुविधाओं का, उन सब सुख सुविधाओं का उपभोग कर सके जो उस क्षेत्र में रहने वाले अन्य नागरिक कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कोई अलग विशेष शर्त नहीं, कोई अलग नियम कानून नहीं, सब समान। राज्य इन अधिकारों को कानून द्वारा मान्यता देता है, इसके लिए कानूनी प्रावधान करता है और कानून द्वारा सुरक्षा भी देता है, संरक्षण भी प्रदान करता है। सामाजिक और नागरिक अधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति, शिक्षा, परिवार, रोजगार का अधिकार, ये जो सब अधिकार हैं, इस पर उस क्षेत्र के रहने वाले देशी और विदेशी नागरिक सभी पर बराबर हैं। इस प्रकार हमने इसके वर्गीकरण का अध्ययन किया, किस प्रकार से अधिकारों को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं और फिर जो तीसरा वर्ग है कानूनी अधिकारों का वर्ग, उसको कैसे 2 अन्य भागों में बांटा गया। इस वर्गीकरण को समझने के बाद, और ये वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्गीकरण का आधार स्रोत है। ये अधिकार कहाँ से आ रहे हैं? प्राकृतिक अधिकार की बात करें तो वे अधिकार जो प्रकृति से आए हैं, नैतिक अधिकार की बात करें तो वे अधिकार जो समाज से आए हैं, कानूनी अधिकार की बात करें तो वे अधिकार जो राज्य से आए हैं। तो अधिकारों के स्रोत कौन से हैं, मूल रूप से ये कहाँ से उपज रहे हैं, ये तय करता है इन अधिकारों के वर्गीकरण को। अब हम इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान लिखित संविधान है और विश्व का सबसे विशालतम संविधान है। विशालतम होने के कारणों की यदि बात करें तो उसमें एक कारण है कि इसने लगभग, इस संविधान में शासन प्रशासन के सभी पहलुओं को लेकर बड़ी बारीकी से कानूनी प्रावधान किए गए हैं और इसलिए वॉल्यूमिनस पुस्तक का आकार रूप में यह संविधान बना है। संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय 1946-1950 के बीच विभिन्न देशों के संविधान का गहन अध्ययन भी किया, जो संविधान सभा में होने वाले रोज के वाद विवाद से बड़ा स्पष्ट था, दृष्टिगोचर था। और यद्यपि ये पूरी कोशिश थी कि हम विदेशी कानून को जस का तस ब्लाइंड तरीके से कॉपी ना करें, पर कई बातें ऐसी भी थी जिसे विदेशी संविधान, विदेश के कई देशों के संविधान से कुछ बिंदुओं को लिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अपने भाषण में स्पष्ट कहा था कि संविधान निर्माताओं से अनुरोध है कि वो ब्लाइंड एपिंग ऑफ द वेस्ट ना करें, अंधानुकरण ना करें। उनकी इस अपेक्षा का परिपालन करते हुए हमारे संविधान सभा में संविधान निर्माताओं ने जब विभिन्न संविधानों का गहन अध्ययन किया तो उसके कुछ अच्छे बिंदुओं को लेकर हमारे संविधान में समाहित किया। भारत के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसे हम
फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। अभी तक हम राइट्स पढ़ रहे थे, अधिकार पढ़ रहे थे, और राइट्स के प्रकार भी हमने पढ़े। उसमें हमने वर्गीकरण भी किया, लेकिन मौलिक शब्द नहीं आया। अब यहाँ हम आगे जो अध्ययन करेंगे वह उस श्रेणी के अधिकारों के बारे में बात करेंगे जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो आखिर मौलिक अधिकार क्या हैं? वे इन अधिकारों से क्या अलग हैं जिनका जिक्र पूर्व में किया गया है? तो सबसे पहले तो हम जान लें कि अमेरिका के संविधान में जैसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं वैसे ही भारत के संविधान में भी है। और भारत में मौलिक अधिकारों की मांग काफ़ी पुरानी थी। स्वतंत्रता से पहले ही 19वीं शताब्दी में मौलिक अधिकारों की बात जब तब उठाई गई थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के जरिए मौलिक अधिकारों को लेकर एक घोषणा पत्र भी बना था। 1928 में सन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए वादे से जोड़ी जा सकती हो। अंग्रेजों ने भारतीयों को वादा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को स्वराज मिल जाएगा, लेकिन स्वराज की बात दूर, स्थितियां बदल गई और अंग्रेज सरकार टाल मटोल करने लगी किसी भी तरह की स्वायत्तता को देने से। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते दबाव के परिणाम स्वरूप अंततः 1918-19 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की घोषणा हुई, उस घोषणा के तहत 1935 के चुनाव होते हैं। अब सोचिए, विश्व युद्ध खत्म होता है, उसके 2-3 वर्ष बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की घोषणा होती है और उसके 15 वर्ष बाद उस रिफॉर्म्स पर के आधार पर राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होती है। ये बात स्पष्ट है कि अंग्रेज भारत को स्वतंत्रता देने से वंचित रखना चाहते थे। वो तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दबाव था जिसने अंग्रेजों को विवश किया भारत को छोड़ने के लिए। तो कहने का तात्पर्य कि 1935 में जो भारतीय अधिनियम जो लागू हुआ, भारत सरकार अधिनियम, उसमें हम पहली बार आधिकारिक स्तर पर मूल अधिकारों का जिक्र पाते हैं, मौलिक अधिकारों का जिक्र पाते हैं। एक तरीके से मौलिक अधिकारों को एक मान्यता मिलती है। 1946 में मौलिक अधिकार के अध्ययन हेतु एक समिति का गठन किया जाता है और समिति के विचार के पश्चात भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दे दिए जाते हैं। ये तो हुई भारत की कहानी। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में इसके शुरुआती दौर में शामिल कर लिए गए। विश्व परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो 10 अक्टूबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है। मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा होती है जिसके तहत कुछ मौलिक अधिकारों का जिक्र होता है। लेकिन ये कब? अक्टूबर 1948 में। और उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी जो सदस्य राज्य थे उनको ये अधिकार अपने अपने संविधान में शामिल करने के लिए अनुरोध किया था। इसलिए भारतीय संविधान द्वारा भी मानवाधिकारों को स्वीकार किया गया। अर्थात भारत में मानवाधिकारों की यदि बात करें तो इसका इतिहास 19वीं शताब्दी,
उसके बाद 1928, 1935, फिर उसके बाद संविधान सभा का जिक्र और संविधान सभा में से स्वीकार किया जाना, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुरोध को लेकर इसे पुनः स्वीकार किया जाता है और भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है।